लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देख रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक कपल्ड का मतलब हुआ जोड़ा में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो कि स्पेस में प्रोपगेट करता है, स्पेस में एक जगह से दूसरे जगह जाता है। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन में अगर प्रोपगेशन एक्स की तरफ हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन वाई में होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन जेड में होगा, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि अगर हम इसका स्क्रीनशॉट लें तो हमने देखा था कि वेव का जो प्रोपगेशन होता है वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे इस इंस्टेंट पे ई कहाँ है, ऊपर है, अभी इधर है, तो ई क्रॉस बी इधर ही ना आया और वेव भी तो इधर ही जा रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ई कहाँ है, नीचे है, बी कहाँ है, उधर है, तो ई क्रॉस बी इधर ही ना आया और वेव भी तो इधर ही जा रहा है। यानी वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। फिर हमने ये भी देखा था कि चूंकि एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम एक साथ जीरो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होंगे। और एक और चीज हमने देखा था कि किसी भी इंस्टेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब तुम उसका रेशियो ले लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, जब तुम करोगे यू विल गेट स्पीड ऑफ लाइट विच इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, चलिए, तो ये सब देखे थे हम लोग, सब ये सब हो गया था ना, ये सब हो गया था। सोर्स देख रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम बस एक ही तरीके से पैदा कर सकते हैं और वो तरीका है चार्ज को एक्सेलरेट करा के। चार्ज को आप एक्सेलरेट कराइए, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। अब कंटिन्यूअसली अगर आपको चार्ज एक्सेलरेट कराना है तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि चार्ज को पकड़िए और आप उसको ऑसिलेट कराइए। ये ऑसिलेशन आसान चीज़ है, ये तो नॉर्मली को सिंपल पेंडुलम लीजिए, यहाँ रख के छोड़ दीजिए तो यही काफ़ी देर तक ऑसिलेट करता रहेगा। ऑसिलेशन में होता यह है कि या तो स्पीड बढ़ रहा होता है ना तो स्पीड घट रहा होता है, यानी हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन होता है, यानी हर इंस्टेंट पर उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता रहेगा। आप लगातार चार्ज को एक्सेलरेट कराते रहिए, इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लगातार निकलता रहेगा। अरे बोलिए ना। चलिए, ये बात हमने देखा था। तो ये भी हमने देखा था कि चूंकि वेव है तो वेव की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ वेवलेंथ होता है। अरे बोलो, तो वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो फ्रीक्वेंसी वही होगी जो चार्ज के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी। अगर हम एक सेकंड में 50 ऑसिलेशन करा रहे हैं तो इसमें से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज होगी, 50 हर्ट्ज होगी। सही है, चलिए ठीक। ये देख लिया था ना हम लोगों ने, नहीं देखा था क्या? सीबीएसई ने पूछा था, ताजा ताजा शिवम भाजा। हाँ बोलो, 23 का 1, 23 में 1 नंबर में पूछा है, क्या आंसर होगा? कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन पैदा करता है, चार्ज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया था। बोलिए, कह रहा है हाउ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्जेस, इसमें पूछा है। हाँ, ऑसिलेटिंग चार्जेस कैसे पैदा करते हैं? नहीं, हाउ आर पूछ दिया। देखो अब तो हमको वो मेथड बताना पड़ेगा कि जनरली एक कैसे ना पूछ दिया तो नहीं मतलब हाउ आर ऑसिलेटिंग चार्ज, जरूरी थोड़े है कि ऑसिलेटिंग चार्ज एकदम ऐसा ही होगा। चार्ज को आप कैसे भी ऑसिलेट कराइए। तो हमको लग रहा है इसके लैंग्वेज, इसी के लैंग्वेज को घुमा फिरा कि इसको तुम इसका आंसर दे देना। तुम कह देना कि अगर चार्ज में ऑसिलेशन है इसका मतलब हुआ चार्ज में एक्सेलरेशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थियरी कहती है कि जब भी चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करेगा। इस तरह से एक ऑसिलेटिंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है, ऐसा बोल देंगे।
2 नंबर का है तो 1 नंबर इतने से मिल जाएगा, और 1 नंबर मिलेगा जब तुम उसको बताओगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास एनर्जी होता है, लाइट के पास एनर्जी है। अब धूप में खड़े रहते हैं तो गरम गरम सा फील होता है, यानी लाइट के पास एनर्जी है। वो एनर्जी लाइट के पास कहाँ से आता है, क्या सोर्स है उस लाइट? ये कल हम लोग देखे थे, ये सब क्वेश्चन देख लिए थे, तो तुम बताता क्या नहीं? ये क्वेश्चन नहीं देखे थे? क्या है आंसर बताओ जब देख लिए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तब सही है, ठीक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये देखे थे? नहीं देखे थे। अब सुनिएगा, वेव होता है 2 टाइप का, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। क्या होता है? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हाँ, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो ऑसिलेशन होता है वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है कि स्ट्रिंग है, अब यहाँ पर अगर मैं वेव पैदा करूं तो आपको दिखेगा कि इसमें से कुछ निकल के इधर जा रहा है, ऐसा दिखेगा। एक्चुअली क्या जा रहा होता है, एक डिस्टरबेंस जा रहा होता है जो मैंने यहाँ पैदा किया है, लेकिन समय के साथ वो डिस्टरबेंस आगे बढ़ गया। अरे बोलिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है? ये है, वेव इधर ना जा रहा है, क्या लग रहा है? मेरे हाथ के जो पार्टिकल्स है वो भी इधर जा रहे हैं क्या? ये वाला जो मेरा हाथ का हिस्सा है, आपको क्या लग रहा है वो भी इधर जा रहा है क्या? तो वो कर क्या रहा है? वो वहीं पे है, बस ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे हाथ के किसी भी पॉइंट को देखिएगा वो सिर्फ ऊपर नीचे ही कर रहा होगा। आप देख रहे हैं, इवन जिस पॉइंट को पकड़ के मैं वेव पैदा कर रहा हूँ वो खुद पॉइंट सिर्फ ऊपर और नीचे ही तो जा रहा है। अरे बोलिए ना। तो वेव का प्रोपगेशन है इस डायरेक्शन में और मीडियम के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन है इस डायरेक्शन में। तो आप बताइए, वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं? जब भी ऐसा होगा वेव ट्रांसवर्स नेचर का माना जाएगा। किस नेचर का? ट्रांसवर्स नेचर का। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है कि पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होता है, देखिए ये जब भी आप गेट बंद करिए, सुनिए, नहीं इसीलिए मैं समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं बाबू कि जब भी गेट बंद करना ना तो ऐसे गेट को छोड़ मत देना, आराम से उसको सटा के दबाना, ठीक है? हाँ, ये क्या बता रहा था मैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होता है, पार्टिकल्स का जो ऑसिलेशन होता है वो वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में ही होता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, बोल तो रहे हो? अरे बोल रहे हो तो क्या निकल रहा है? यही है साउंड वेव। देखो होता क्या है कि जब हम लोग बोलते हैं ना, तो बोलते हैं तो हमारे गले में वाइब्रेशन होता है। आप कभी भी बोलते हुए आप यहाँ हाथ रख के महसूस करिए, कुछ बोलिए, करिए, शर्माइए नहीं, लजाइए नहीं, महसूस हो रहा है। तो इस वाइब्रेशन की वजह से हमारे गले में जो हवा है ना वो भी वाइब्रेट करता है। बोलो, तो अल्टीमेटली चलो गले में क्या रहा वो सब छोड़ो, मेरे मुंह से क्या निकल के आपके कान तक जा रहा है? कहने वाले ने उसको साउंड कहा है, लेकिन वो एक्चुअली होता क्या है वो सुनिएगा। मेरे गले के वाइब्रेशन की वजह से ना यहाँ वाला जो हवा है वो भी वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर साउंड ऐसे जा रहा है ना तो यहाँ के पार्टिकल का वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में ही होगा। तो ये अपने बगल वाले को वाइब्रेट कर देगा, वो अपने बगल वाले को, वो अपने बगल, आप समझ रहे हैं? और इसी तरीके से ये जो डिस्टरबेंस मेरे गले ने पैदा किया है वो डिस्टरबेंस ट्रेवल करते हुए आपके कानों तक पहुंचता है। तो इसमें और वो स्ट्रिंग वाले में क्या अंतर था? स्ट्रिंग वाले में वेव का प्रोपगेशन इधर था और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन इधर था, लेकिन इसमें वेव का प्रोपगेशन इधर है और पार्टिकल का ऑसिलेशन भी इधर ही है। तो अगर वेव का प्रोपगेशन और पार्टिकल्स का ऑसिलेशन सेम डायरेक्शन में है वो होता है एक
लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सही है। मैं पूछूं अगर आपसे कि बताइए ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ किसी पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं हो रहा होता है। किसी पार्टिकल का ऑसिलेशन, यहाँ ऑसिलेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो बताइए ये जो ऑसिलेशन हो रहा है वो वेव के प्रोपगेशन के डायरेक्शन में हो रहा है कि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। डेफिनेशन में ही हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो जब भी ऑसिलेशन वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर हो, वेव एक ट्रांसवर्स वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर के होते हैं? ट्रांसवर्स इन नेचर। अब मैं आपको बताता हूँ वेव्स का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो बच्चों कि ये एक वेव है, क्या है? एक वेव है, ये वाई है, ठीक है। वाई का मतलब हुआ कि मान लो कि कोई धागा है जिस पर हमने वेव बनाया है, नहीं समझे? ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है, धागे के इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है? अभी फिलहाल देखा जाए इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ है? नीचे हुआ है। जैसे मैं अपने हाथ में ही वेव बनाऊं अगर ऐसे करके ना, तो आप देख रहे हैं ना, किसी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ है तो किसी का डिस्प्लेसमेंट नीचे भी तो हुआ है। तो इस डिस्प्लेसमेंट का हमको इक्वेशन लिखना है। तो किसी भी स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में होगा, इसीलिए हमने उस डिस्प्लेसमेंट को कैसे दिखाया है? वाई से दिखाया है। वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। वो डिपेंड करेगा कि टाइम क्या है और डिपेंड करेगा कि पोजीशन क्या है। कैसे मैं समझाता हूँ। मैंने पूछा कि बताओ ये जो स्ट्रिंग है उसके एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो तुम जरूर मुझसे पूछोगे कि सर कौन सा पॉइंट? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे तो ये पॉइंट पॉजिटिव में मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड है। अरे यार, लेकिन सर अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये तो नहीं। आप इसकी बात करेंगे तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप इसकी बात करेंगे तो सर इसका डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही सेंटीमीटर। यानी डिफरेंट पोजीशन पे जो पॉइंट्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। यानी कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि पार्टिकल का पोजीशन क्या है। हाँ, मैं बोलूंगा बताओ इस वाले पार्टिकल का, तो बता दोगे ये पोजीशन है, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है ना। फिर बताइए पोजीशन पर तो डिपेंड किया इसने। आपको क्या लग रहा है कि अभी अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इतना है, थोड़ा देर के बाद भी इतना ही रहेगा क्या? अरे थोड़ी देर के बाद तो ये फिर नीचे आएगा। अब समझे नहीं? यानी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। तो सवाल है फिर इसका इक्वेशन क्या होगा? तो कहाँ से आया बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये होता है इक्वेशन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के, जिसमें a को बोला जाता है एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद प्लस साइन एंड मिनिमम डिस्प्लेसमेंट विद, या यूं कहें कि नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अरे बोलो। हाँ, तो ये जो मैक्सिमम है वो यहाँ आएगा साइन ओमेगा टी माइनस के। बाकायदा आना तो यहाँ पर एक प्लस 5 भी चाहिए, लेकिन बच्चों ये 5 तब आएगा जब ग्राफ की शुरुआत यहाँ से नहीं होगी। अरे बोलिए ना, अगर हमने इस एक्सिस को थोड़ा आगे खिसका दिया, पीछे खिसका दिया, तो वो कुछ 5 आएगा। आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिना 5 के भी काम चला सकते हैं, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि जब आपने स्विच ऑन किया, सॉरी स्टॉप वॉच ऑन किया, उस समय यही से शुरू हो रहा था। अरे बोलो, ठीक है, सही है। चलो, ये इक्वेशन तब आएगा जब वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। तुम कहां मूव कर गए? इधर देख लो ना क्या। ये इक्वेशन तब आएगा जब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। ये फॉर क्या है? फॉर क्या है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में प्रोपगेशन, या यूं कहें कि प्रोपगेशन जो है, क्या बाबू, प्रोपगेशन जो है वो किधर होगा? तब ये आएगा। लेकिन अगर वेव उधर ना जाके इधर, ये भी तो हो सकता है।
जरूरी है कि वेव उधर जाएगा, इधर नहीं आ सकता है। तो अगर प्रोपगेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होना तब y इज इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी और प्लस में के एक्स होगा। जाहिर सी बात है जब प्रोपगेशन नेगेटिव एक्स में होगा तो हम इस एक्स की जगह माइनस एक्स ना लिखेंगे। अब माइनस एक्स लिखते ही माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये है कब के लिए, जब प्रोपगेशन होगा किधर, नेगेटिव है उसके लिए। अब एक और बात है, एक और ट्विस्ट डाल सकता है, जरूरी नहीं है यार ये के एक्स पहले भी हो सकता है, ओमेगा टी बाद में भी हो सकता है। कहीं अगर ऐसा भी लिखा रहे ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, घबराने की जरूरत नहीं है। एक प्लस है और एक माइनस है, वो पॉजिटिव एक्स में ही प्रोपगेशन को दिखाएगा। एक माइनस साइन को कॉमन ले लेने से ना ये जस्ट पलटेगा खाली, बाकी वेव जाएगा उधर ही। तो आप ऐसे याद रखिए कि एक पॉजिटिव और एक क्या है, तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। लेकिन बाबू अगर या तो दोनों पॉजिटिव है और ना तो दोनों, ये भी हो सकता है दोनों नेगेटिव भी हो सकता है, तो वेव कहाँ जा रहा होगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। क्या बोलते हो? चलो ठीक है। अब सवाल है कि सर ये ए क्या है, तो ए के बारे में तो मैंने आपको बताया ही। ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, या यूं कहें तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, वाई। आप बोलेंगे के क्या है, तो के को बोला जाता है एंगुलर, ये एंगुलर समझ जाएंगे आप, एंगुलर वेव नंबर, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। लैम्डा पता है, लैम्डा, लैम्डा होता है वेवलेंथ, और वेवलेंथ का मतलब होता है एक वेव का, याद है दो क्रेस्ट या फिर दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस हुआ करता था। अरे लैम्डा भाई एक वेव की लंबाई है ये, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ है। सवाल है ओमेगा क्या है। अरे यार ओमेगा तो वो है जिसको हमने कई बार देखा है, पिछले चैप्टर में ओमेगा ही ओमेगा था, हैं? वोल्टेजें हम लोग पैदा किए थे उसमें ओमेगा आ गया था, भी नॉट साइन ओमेगा टी। तब तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी कहिए, अच्छा है आप तो इसको 2 पाई न्यू कहिए, सही है। तो आप ये चीज है छाप लीजिए। हाँ, वेव के बारे में इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। हवा क्या करे, एसी हवा के लिए नहीं ना चलाया जाता, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए चलाया जाता। नहीं नहीं देखो, कैमरा ये करने लगता है। वीडियो से रिवीजन करती है तुम, वीडियो से रिवीजन करती है। लेकिन बहुत लोग करता है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सोचो क्या। ये जाता नहीं तो आगे आके यहाँ बैठ जाओ, इसका हवा लगता है। तुम लोग को लगता है हवा, तुम लोग को लगता है तो उस पर चली जाओ।
वो जो मिला है जब से अलग सोहबत हो गई, एक जरा मासूम जन्म। बाबरे रे, कितना तुम लोग लिखेगा? हो गया? नहीं नहीं, हो गया, हो गया ना? अरे बोलिए ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगल बगल से लिखिएगा, अब नहीं फुर्सत है मेरे। क्या बगलों वाला नहीं लिखा है? चलो अब ढेर हो गया, अब ढेर हो गया। सुनिए, हमको अब यहाँ इक्वेशन लिखना है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। तो पिछली बार जो इक्वेशन हमने लिखा था उसमें पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट का ऑसिलेशन हो रहा था। माने डिस्प्लेसमेंट बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो रहा था, घटते घटते जीरो हो रहा है। बोलो यार, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम हो रहा था। यहाँ डिस्प्लेसमेंट थोड़े बढ़ घट रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ घट रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ घट रहा है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन थोड़े लिखा जाएगा, इक्वेशन लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और इक्वेशन लिखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। जा आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे यही ना लिखा है, बस a की जगह पे ई नॉट लिखा है। तो a क्या हुआ करता था? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाबू आपको नहीं लग रहा है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की एक मैक्सिमम वैल्यू है? अब देख रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ज्यादा नहीं हो रहा है। देखिए यही, देखिए ना, इससे ही इतना ही ना रहा, तो यही तो है ई नॉट। रुकिए एक मिनट, अरे ये कौन है? ई नॉट है, तो ये कौन होगा? मान लीजिए अगर हम इसको थोड़ा और नीचे बढ़ा दें तो ये कौन होगा? माइनस ई नॉट। नहीं समझ में आया? तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट और माइनस ई नॉट के बीच में रह रहा है, इसीलिए हम यहाँ ई नॉट लिखेंगे साइन। बाकी वेव का प्रोपगेशन एक डायरेक्शन में हो रहा है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। हाँ ठीक है, बस ये चीज बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? वाई डायरेक्शन में। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन तो जेड डायरेक्शन में हो रहा है। बाकी इसके लिए भी इक्वेशन एग्जैक्टली वही रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ही ना जा रहा है। हाँ बाबू, तो ये हो जाएगा आपका बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही है? चलिए ठीक है, इसमें हम जानते हैं कि के को एंगुलर वेव नंबर 2 पाई बाई लैम्डा कहते हैं और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाई टी कहिए चाहे 2 पाई न्यू कहिए। अरे बोलिए। चलिए ठीक है, और प्रोपगेशन ऑफ वेव एक्चुअली कहाँ हो रहा है? अब देखो सीबीएसई फंसाता है, कहता है इक्वेशन तो लिखो लेकिन इक्वेशन तो लिखो लेकिन वेव का प्रोपगेशन वाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी के वाई लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस के वाई लिखेंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड चल जाएगा एक्स में, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा जेड में। ऐसा हो जाएगा। अब बोलिए। ठीक उसी तरीके से अगर मान लीजिए बोला कि जेड डायरेक्शन में वेव का प्रोपगेशन हो रहा है तो क्या लिखेंगे? ओमेगा टी माइनस के जेड लिखेंगे। नहीं ना समझे? समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी तुमको सी को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को ई नॉट और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को बी नॉट। तो सी लिखना है ई और बी के टर्म में। तो कल ही हमने देखा था, कल के आज भी मैंने बता दिया था, सी बराबर ई बाई बी होता है। तो जिस इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा उस इंस्टेंट पे मैग्नेटिक, जा वही तो है सी बराबर ई बाई बी।
आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं इस सब चैप्टर में आके सीबीएसई को भी क्या हो गया है। तब सेम क्वेश्चन है, एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, माने कहाँ स्टोर्ड होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसके मैग्नेटिक फील्ड में। तो हम लोगों को ये पता करना है कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा। जैसे देखिए इस कमरे में ढेर सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, आप समझे नहीं, और बल्ब में से जो लाइट निकल रहा है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी यहाँ से भी वेव निकल उधर जा रहा है, ये वायरलेस ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही जा रहा होगा, और इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास एनर्जी है। तो मैं एक कंटेनर, अगर इमेजिनरी कंटेनर ड्रॉ करूं, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा एक कंटेनर, तो उस कंटेनर में इन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से कुछ तो एनर्जी आएगा ना। आखिर वो एनर्जी कितनी होगी, यानी बच्चों हमको पता करना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे हमको क्या पता करना है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पहले आप ये पता करिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है। बोले किसको याद है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद आया। फिर पता करिए मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है। तो मैंने तो कहा इसको तो हम याद भी नहीं रखते हैं, इधर हाफ है तो इधर, हाँ हाफ ही है, हाफ है तो इधर हाफ है, इधर एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो म्यू नॉट नीचे आएगा, याद है बोला था मैंने। और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है यहाँ ये हो जाएंगे। अब अगर हमको टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब अब ये हो गया मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब सुनो, मुझको याद आ रहा है कि यार अगर यहाँ ई स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस बी को मैं ई के टर्म में लिखूँ। तो अचानक से मुझको किसी की बात याद आई कि उसने एक बार कहा था कि सी बराबर होता है ई बाई बी, तो बी बराबर हो जाएगा ई बाई सी। तो इस बी की जगह मैं ई बाई सी लिख सकता हूँ। तो इधर वाले को रहने दो, हाफ एप्सिलॉन और टी स्क्वायर को रहने दो, प्लस इसकी जगह पे अगर आप ई बाई सी लिखिएगा तो ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ना आएगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या, सी स्क्वायर इंटू म्यू ना। फिर मुझको याद आया ऐसा कि यार ये जो सी हुआ करता था ये तो 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, ये हुआ करता था, होता था। लेकिन हमको सी थोड़े चाहिए, हमको चाहिए सी स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर हमको मिलेगा 1/μ नॉट इंटू कितना, एप्सिलॉन नॉट। तो एक काम करते हैं, कई के लिए कोई नया बुजुर्ग आदमी से नया लाइन ड्रॉ करवाओगे, इधर ही लिख लेते हैं हम लोग। क्या इसी को मैं 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख दूं? आप समझे क्या? देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट कट गया और ये एप्सिलॉन नॉट कूद के ऊपर जाएगा। अरे भाई, तो ये तो कमाल हो गया। ये तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आ रहा है उधर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आया, और इधर भी देखा जाए तो हाफ तो है ही, और एप्सिलॉन नॉट कूद के कहाँ गया, ऊपर गया। और फिर क्या बचा, ये क्या हो गया, ये तुमको समझ में आया क्या हो गया? देखो बाबू, इसके साथ तो मैंने छेड़खानी ही नहीं की है, लेकिन जब मैंने इसको कन्वर्ट करने की कोशिश की तो पता चला ये एग्जैक्टली उतना ही है जितना ये है। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि लाइट के पास जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास जो एनर्जी होती है, उसमें जितना योगदान इलेक्ट्रिक फील्ड का है ठीक उतना ही योगदान मैग्नेटिक फील्ड का है। देख रहे हो भगवान ने कितना बैलेंस करके दुनिया बनाया है, समझ रहे हैं? यहाँ नहीं तो झगड़ा झुगड़ी नहीं हो जाएगा। मान लीजिए सूरज से लाइट निकला धरती तक आने के लिए, और रास्ता में दोनों लड़ लिया कि भगवान तुमको ज़्यादा एनर्जी दे दिया, हमको कम एनर्जी दे, हम आगे नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए उन्होंने जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाली ठीक उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में डाली। एक बात और बताओ, मान लो मैंने यहाँ बी को ई के टर्म में ना कन्वर्ट करके ई को बी के टर्म में कन्वर्ट किया होता, क्या होता? तो ये कन्वर्ट होके इसके बराबर आ जाता। अरे आप समझ रहे हैं ना?
हाँ बाबू ऐसा है। तो आप बताइए, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा कितना? तो हाफ हाथी प्लस हाफ हाथी, फुल हाथी मतलब खाली हाथी, ये इतना हो जाएगा। तो ये बच्चों हो गया। ये किसके टर्म में हो गया बताओ? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ना हो गया। लेकिन अगर कोई पूछेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में हमको नहीं चाहिए, हमको मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में चाहिए, बता देंगे कुछ नहीं है, तब हम इसको डबल कर देंगे। और मैं तो कहता हूँ ये सब याद भी क्यों रखेंगे हम लोग? हम लोगों को अगर ये याद है, ये याद है, तो इसको डबल कर दो। डबल करने का मतलब 1/2 हटा दो। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, और इसका वाला हाफ हटा दोगे, टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में। यानी टोटल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में कितना होगा? तो B²/μ0 हो जाएगा। सब आसान चीज नहीं है, क्या बात करते हो? सही है। अगर आप ठीक है, देखिए कहाँ देखिए, मत देखिए, इधर ही देखिए, आगे बढ़े। चलिए ठीक है। सो वी हैव 3 क्वेश्चंस। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कह रहा है B/E का यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? सेकंड पर मीटर। बट हाउ? बिकॉज वी नो कि C बराबर होता है E/B। समझे नहीं आप? अरे बोलिए तो सही। और E/B का यूनिट अगर कोई पूछता, तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर है। तो B/E का मतलब 1/C। अरे पलटना ही तो है, आप उसको ही पलट दीजिए, ऑब्वियसली इट विल बी सेकंड पर मीटर हो जाएगी। ये तो मुझे भानी सब बताएंगे हम लोग बिहार बोर्ड 2017। हाई देखो क्या कह रहा है, कह रहा है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो। तुमको नहीं लग रहा इससे बढ़िया क्वेश्चन तो हमारे बिहार बोर्ड ने पूछा है, कम से कम उल्टा भी किया है, ऊपर से यूनिट पूछा है। ये तो कह रहा है कि E/B क्या होता है, तो ये तो C ही तो होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है। अगला कहता है हाउ इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से कैसे स्पीड ऑफ लाइट डिटरमाइन करते हैं? अरे तो हम क्या करते हैं, C बराबर E/B करते हैं। अब इसी चीज को लैंग्वेज में लिख देंगे। बोलिए, द रेशियो ऑफ E एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द स्पीड ऑफ लाइट। हो गया, कहानी खत्म। सही है। तब यही सब तो पूछता है। चलिए आगे बढ़े क्या? अगला कॉन्सेप्ट है, हाँ क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, एंड यू नो द फ्री स्पेस इज नथिंग बट वैक्यूम। एक ऐसा स्पेस जहां कुछ ना हो तो उसको वैक्यूम ही ना बोलेंगे। इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक फंडामेंटल कांस्टेंट है। तुमको क्या लग रहा है ये कोई बहुत मामूली बात है? हाँ सर कांस्टेंट है ये। नहीं, ये इतना मामूली नहीं है जितना ये दिख रहा है। कहने के लिए बस एक लाइन है ये, लेकिन आप इसकी गहराई में जाइएगा, डूब जाइएगा। और सुनिए ये क्या कह रहा है वो सुनिए, पहले सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट है, जा रहा है इधर 10 मीटर पर सेकंड से। एक आदमी रेस्ट में खड़ा होकर देख रहा है, उसको इसकी स्पीड क्या दिखेगी? 10 मीटर पर सेकंड। चलिए एक ऑब्जेक्ट है, जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। एक आदमी इससे दूर भागता हुआ पीछे मुड़ के देख रहा है। रुको रुको एक सेकेंड। और ये खुद जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से। इस आदमी को इसकी स्पीड कितनी दिखेगी? क्या आप ये सोच पा रहे हैं? 4 मीटर पर सेकंड। जो ऑब्जर्वर होता है, अब देखिए अगर आपने 11 पढ़ा होगा तो आपको ये चीज याद आएगा, उससे हम उसका सब कुछ छीन के उल्टा करके दूसरे को दे देते हैं, याद आ रहा है? तो इसको इसकी वेलोसिटी दिखेगी 10 उधर 6 इधर 4। उसको दिखेगा कि वो मेरी तरफ आ रहा है 4 मिनट। क्यों? लॉजिक भी है इसके पीछे। ई भागेगा 6 मीटर 1 सेकंड में, तो वो आ जाएगा 10 मीटर।
जिसको क्या लगेगा वो हर सेकंड मेरे पास आता जा रहा है 4 मीटर से। अब सुनिए ध्यान से, एक पार्टिकल है इधर भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, और एक आदमी जो है 6 मीटर पर सेकंड से। तो इसको इसकी वेलोसिटी क्या दिखेगी? इसको लगेगा कि ये मेरी तरफ आ रहा है 16 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ये ऑब्जर्वर है, इसकी वेलोसिटी छीन के उल्टा करके दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अरे बोलो बाबू, इसका मतलब हुआ स्पीड एब्सोल्यूट नहीं होता है, ये रिलेटिव होता है। ए यार, तुमको मैं कैसा दिख रहा हूं? थैंक यू। रेस्ट में कि कैसा? मोशन में? रेस्ट में दिख रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर कोई एलियन मुझको देख रहा होगा तो उसको मैं लाखों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करता हुआ दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कहाँ हूँ? धरती पर। सब ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है किसको क्या दिखता है। यानी कि वेलोसिटी जो है वो एक रिलेटिव चीज है, और वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। यानी वेलोसिटी यहाँ ऑब्जर्वर्स के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है, उसके रेस्पेक्ट में कुछ और है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ और है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ और है। लेकिन लाइट की जो वेलोसिटी होती है ना, वो एब्सोल्यूट होती है, वो रिलेटिव होती ही नहीं है। मतलब समझाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपने एक टॉर्च जला दिया। क्या जला दिया? इस टॉर्च में से लाइट निकला, तो लाइटवा जो निकलेगा वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से निकलेगा। एक ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है उसको ये कैसा दिखेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आता हुआ। लेकिन मान लीजिए कि लाइट जा रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और एक ऑब्जर्वर इससे दूर भाग रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माने ये भी कोई मामूली आदमी नहीं है, देख रहे हो, ये भी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है। तो बाकायदा इसको इसकी स्पीड कितनी दिखनी चाहिए? 1 लाख किलोमीटर। माने लाइट मेरा पीछा कर रहा है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से, मैं भाग रहा हूँ 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से, तो मुझको इसकी वेलोसिटी कितनी दिखनी चाहिए? 1 लाख दिखनी चाहिए। पूरी दुनिया यही कहती है, न्यूटन भी यही कहते थे। मान लीजिए कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से आ रहा है, और एक आदमी जो है इधर भाग रहा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। इसको इसका स्पीड कितना दिखना चाहिए? 5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा होना चाहिए। आइंस्टीन ने कहा ऐसा नहीं होता है। जब बात लाइट के स्पीड की आएगी तो वो एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसको भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड दिखेगा, इसको भी, ये दौड़ते हुए भी देखेगा तो इसकी स्पीड इसको कितनी दिखेगी? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इसको भी दिखेगी। आप समझ रहे हैं? ये चीज है। यानी देखिए, यहाँ पहले शांत हो जाइए। यहाँ बात देखिए क्या है। बात यह है कि हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर 2 लोगों की बात की जाए तो स्पीड्स डिफरेंट हो सकती हैं, डिस्टेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन टाइम डिफरेंट कभी नहीं होगा। टाइम दोनों के लिए सेम ही गुजरेगा। अरे बोलिए ना, जैसा ऐसा समझिए, 2 आदमी मिला अभी, बोलो, और दोनों ने चलना शुरू किया। एक साइकिल से जा रहा है, एक बाइक से जा रहा है। कुछ देर बाद जब ये दोनों मिलेगा तो अगर इसके जीवन में 1 घंटा समय गुजरा है तो इसके जीवन में भी 1 ही घंटा। ऐसा तो नहीं है? अरे बोलो कि अभी हम लोग मिले, अब फिर जब दोबारा मिले तो इसके घड़ी में 1 घंटा बढ़ गया होगा, इसके घड़ी में 1.5 घंटा। ऐसा तो नहीं होगा? हाँ, लेकिन चूंकि ये साइकिल से चल रहा है तो इसकी स्पीड कम होगी, इसका डिस्टेंस भी कम होगा। स्पीड ज़्यादा होगी, डिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। यानी देखा जाए तो ये दोनों वेरिएबल होता है, ये होता है कांस्टेंट। यानी ये दोनों रिलेटिव होता है, ये एब्सोल्यूट होता है। आइंस्टीन के हिसाब से देखा जाए तो लाइट के केस में ये चीज हो जाता है क्या? कांस्टेंट, जिसकी वजह से ये दोनों हो जाते हैं वेरिएबल। आइंस्टीन के हिसाब से टाइम भी वेरिएबल होता है, इसको टाइम डायलेशन बोला जाता है। 2 लोगों के लिए टाइम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेरी कर सकता है आइंस्टीन के हिसाब से। एग्जाम्पल दूंगा, तुम्हारा सर चकरा जाएगा। ये 11th क्लास में भी, जहां तक मुझको याद है, मैंने तुमको बताया है। ये सब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है। स्पेशल थियरी ऑफ
ये जो था ना, ये जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर आता है, वो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी है, ठीक है। एक एच.सी. वर्मा की किताब में आप सबसे आखिरी में देखिएगा तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर हल्का सा ट्रेलर टाइप का है, ऐसा समझिए, ठीक है। उसमें एक एग्जाम्पल है कि एक साइंटिस्ट रहता है, उसकी उम्र है 45 साल और उसकी एक सेक्रेटरी है, उसकी उम्र है 20 साल और दोनों को शादी कर लेना है, लेकिन सोशली एक्सेप्टेड। ये मैंने बताया था एग्जाम्पल, कहाँ बताया? 11th क्लास में पढ़े होगे तो बताया होगा। तुमको ये पता है? अच्छा अच्छा। तो अभी सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, क्या कि दोनों के बीच में उम्र का काफ़ी गैप है। तो साइंटिस्ट ना एक उपाय लगाता है, वो बैठता है कि स्पेस क्राफ्ट में और लाइट के कॉम्परेबल स्पीड में, माने जैसे 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से 1-2 साल चक्कर लगा के आता है स्पेस का, ठीक है। मान लीजिए 1 साल चक्कर लगा के आता है स्पेस का, तो जाहिर सी बात है 1 साल में ये 46 साल का हो जाएगा। अरे बोलिए। और जब ये वापस पहुंचता है ना, तो इसके सेक्रेटरी की उम्र उस समय 40 साल हो चुकी रहती। अब देखिए, जब जो दोनों बिछड़े थे तो ये 45, ये भी, लेकिन जब दोबारा मिले तो इसकी उम्र बस 1 साल बढ़ी, इसकी उम्र 20 साल बढ़ गई। अब तो बीच का गैप जो है मात्र 6 साल का है, एकदम धूमधाम से होगा, अब है कि नहीं? लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। एक प्रॉब्लम आपको नहीं लग रहा है कि आखिर इतना दिन ही रुक कैसे गई? खैर छोड़ो, हटो। तो ये चीज जब आइंस्टीन ने बताया कि 2 लोगों के लिए टाइम डिफरेंट तरीके से वेरी कर सकता है ना, तो पूरी दुनिया का दिमाग चकरा गया। ये बहुत कुछ नया था, जैसे आपको भी नहीं बिलीव हो रहा कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो आइंस्टीन पूरी दुनिया में घूम घूम के इसके ऊपर लेक्चर्स लिया करते थे। जैसे मान लो कभी, शांत रहिए ना, कभी मान लो फ्रांस गए तो वहाँ के जितने साइंटिस्ट थे उन लोगों को बुला के लेक्चर लिया करते थे। पहले यूट्यूब थोड़े था कि लाइव होके सबको एक बार बता सकें, तो लेक्चर लिया करते थे और जाके खुद लोगों को ये सब समझाया करते थे। तो थियरिटिकली तो वो समझा देते थे कि थियरिटिकली देखिए ऐसे होता है, लेकिन आइंस्टीन कभी इस चीज़ को प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं कर पाए। प्रैक्टिकली प्रूफ हुआ 1969 में। सही में 2 घड़ियों को एकदम सेम टाइम में मिलाया गया। एक घड़ी को धरती पे रखा गया और एक घड़ी को एक स्पेस क्राफ्ट में रख के थोड़ा चक्कर लगा के वापस लाया गया। तो देखा गया कि धरती वाला जो घड़ी था वो थोड़ा फास्ट चला था। अब जैसे मान लो ये 5 घंटा 55 सेकंड चला था, तो ये थोड़ा स्लो चला था, ये 5 घंटा 30 सेकंड चला था। तब जाकर प्रैक्टिकली भी ये प्रूफ हो पाया कि आइंस्टीन ने जो कहा था वो सही है। और इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मूवी भी बनी है, इंटरस्टेलर। उसमें एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉट होता है, समय हो गया है, शांत रहिए। एक एस्ट्रोनॉट होता है जिसको अंतरिक्ष में जाके बस 3-4 घंटा ही गुजार के आना है, थोड़ा देर एक ब्लैक होल के सामने से ऐसा। तो उसकी एक छोटी सी बेटी होती है ना, वो नहीं जाने देना चाह रही है। उसको पता है कि खतरा बहुत ज़्यादा है, वापस लौट के आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अब मान लीजिए कि साइंटिस्ट लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं अपने काम को लेके, वो अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। तो उसकी बेटी सोई रहती है शायद, तो ये भाग जाता है। यही ना है? ये कुछ और है? मान ना लो यही है, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। धोखा दे के भाग जाता किसी, अब मैंने बहुत पहले देखा था तो हमको याद नहीं है, लेकिन धोखा दे के भागता है ना, उसको बता के थोड़े जाता है, बोलता है आ रहे हैं मार्केट से डेयरी मिल्क लेके, तब तक निकल जाता है। 4 घंटा बस वो स्पेस में गुजार के आता है। तो बताइए उस एस्ट्रोनॉट के जीवन में या उसके उम्र में कितना बदलाव हुआ होगा? लगभग कुछ नहीं। 4 घंटा में क्या ही बदल जाएगा? उसके दाढ़ी का बाल जो है वो 0.00001 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ा होगा। लेकिन जब वो वापस लौट के आता है, उसकी बेटी की उम्र हो जाती है लगभग 113 साल। वो बस 4 घंटा गुजार के आता है और वो एकदम वैसा ही है।
बेटी जो है हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही है, अपने बाप का इंतजार कर रही है, तो आएगा तो हम उससे पूछेंगे कि वो भागा क्यों था। ठीक है, तो ये सब होता है, ये पॉसिबल है। तो 1 मिनट ये सुन के चले जाइए। अब इसका मतलब तुमको समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक कांस्टेंट चीज है इसलिए क्योंकि नंबर में लिखा हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्सोल्यूट होता है, ये रिलेटिव नहीं होता है। किसी के भी रेस्पेक्ट में लाइट की स्पीड हमेशा इतनी होती है। ठीक है, चलिए फिर।